टैक्सी ने हमें एयरपोर्ट की पार्किंग में उतारा तो वहाँ खासी चहल पहल नजर आई। गुज़श्ता बार के बरक्स वहाँ दर्जनों नई पुरानी छोटी बड़ी गाड़ियां मौजूद थीं। बहुत सी गाड़ियों से मुसाफिर उतर रहे थे और सामान भी उतारा जा रहा था। कुछ खाली गाड़ियों के साथ वर्दीपोश ड्राइवर भी दिखाई दिए। मैंने ये मंजर देखकर इत्मीनान का सांस लिया। इस अफरा तफरी में हमारे आसानी से नजरों में आने का खतरा कम हो गया था। टैक्सी का किराया किशोर ने अदा किया। मैंने उसे फिल वक्त मना करना मुनासिब न समझा। वैसे भी मुझे मालूम था कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। उसने मेरा सूटकेस भी खुद ही उठा लिया था। मेरी ज़ईफ़ी के बायस हम दोनों धीरे धीरे एयरपोर्ट के फाटक की तरफ बढ़ने लगे। मैं किशोर की लाई हुई हाथी दांत के दस्ते वाली आबनूसी छड़ी के सहारे हर कदम उठा रहा था। अलबत्ता ठाकुर वाली शान बरकरार रखने की कोशिश में अपनी कमर झुकने नहीं दे रहा था। बज़ाहिर सब ठीक लग रहा था, ताहम जैसे जैसे फाटक करीब आ रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरे दुश्मनों को बखूबी अंदाजा होगा कि उनके पास मेरी गर्दन में हाथ डालने का आखिरी मौका यही एयरपोर्ट है। टिकट खरीदने के बहाने हमें घेरने की कोशिश करने वालों की हरकत से ये तो साबित हो ही चुका था कि उन्हें सुनगुन मिल चुकी है कि मैं इस प्रवास के जरिए दिल्ली फरार होने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इस उम्मीद के सहारे इस मौत के कुएं में किस्मत आजमाई करने दोबारा चलाया था कि उनके पास मेरे हवाले से कोई ठोस मालूमात नहीं है और न ही वो मेरी हतमी शनाख्त से वाकिफ हैं। मैं किशोर के साथ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ बाहर से भी ज्यादा हड़बौंग नजर आई। अलबत्ता दाएं तरफ कोई 50 गज के फासले पर वाक़े टिकट घर की बजाय अब बाएं तरफ लगभग उतने ही फासले पर दिखाई देने वाले नीची छत वाले एक हॉल में गहमा गहमी थी। वो यकीनन एयरपोर्ट की इंतजारगाह रही होगी। हम भी उसी तरफ चल दिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ कम से कम 70-80 लोग जमा थे। हालांकि मैं जिस वाइक्रोस काउंट नामी जदीद तैयारे में परवाज करने वाला था उसमें सिर्फ 32 मुसाफिर ही सफर कर सकते थे। साफ जाहिर था कि बाकी लोग परवाज करने वाले मुसाफिरों के अजीज रिश्तेदार रहे होंगे। मैं बाएं हाथ किशोर के शाने पर रखे और दाएं हाथ में छड़ी थामे इंतजार गाह में दाखिल हुआ तो पहली नजर में ही पता चल गया कि वहाँ बैठने के लिए कोई नशिस्त खाली नहीं है, बल्कि खड़े हुए अफराद की तादाद लगभग बराजमान लोगों जितनी ही थी। ये देखकर मैंने परेशानी भरी आह खारिज की और बुलंद आवाज में गुजराती में किशोर को मुखातिब किया। अब क्या करें बेटा, यहाँ तो बैठने की कोई जगह नहीं बची और मैं तो इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता। जहाज उड़ने में तो अभी पौना घंटा बाकी है। मेरी फरियाद भरी पुकार यकीनन उनमें से बेशतर लोगों ने सुनी थी, मगर तवक्को के ऐन मुताबिक किसी के कान पर जूं तक न रिंगी और सब बेनियाजी से खुशगपियों में लगे रहे। मेरा मकसद जाहिर है नशिस्त का हुसूल नहीं था, बल्कि मैं दरअसल अपना बुढ़ापा जता रहा था। ये अलग बात है कि मैंने हॉल में कदम रखने के बाद ही वहाँ मौजूद अफराद का बरकरफ्तारी से मगर बारीक बीनी के साथ जायजा लेना शुरू कर दिया था। मुझे अभी तक कोई मशकूक शख्स दिखाई नहीं दिया था, मगर जाने क्यों मुझे यकीन था कि वहाँ मजीद दुश्मन मेरी घात लगाए मौजूद होंगे। उधर किशोर मेरी जायजा लेती नजरों की कारकर्दगी से बेखबर कह रहा था, थोड़ा सांस ले लें बापूजी, मैं आपके लिए बैठने की जगह बनाने के लिए कुछ करता हूँ। हो सकता है कोई स्टूल वगैरह मिल जाए। इतना बड़ा एयरपोर्ट है मगर इतने कम लोगों के बैठने का इंतजाम है। मेरी मंशा भांप कर वो भी बुलंद आवाज में बोल रहा था। मैंने अपने लहजे में मेरे अंदाजे से बढ़कर नाराजगी और बेचैनी शामिल कर रखी थी। शायद उसे ख्याल आ रहा होगा कि मेरी जगह उसका सचमुच का बूढ़ा बाप होता तो उसे भी उसी तरह परेशानी का शिकार होना पड़ता। तभी मेरी नजरों ने एक मशकूक चेहरा ढूंढ लिया। वो कोई 30 साल का मोटा ताजा औसत कद का गंदुमी रंगत वाला शख्स था। अपनी शक्ल से मराठा लग रहा था। दरअसल मैंने महसूस किया था कि हम दोनों के इंतजार गाह में दाखिल होने के बाद से उसने कई बार हमें गौर से देखा है। उस शख्स की नजरों ही नजरों में जांच पड़ताल जरूरी थी, मगर हॉल के वस्त में तेजी से घूमते पंखों की हवा छोड़कर उस दीवार के पास जाकर उसके करीब खड़े होने का कोई जवाज तराशना जरूरी था। अलबत्ता इब्तिदाई जायजे से मैंने ये तस्दीक जरूर कर ली थी कि वो शख्स बज़ाहिर तन्हा ही है और उसके साथ कोई सफरी सामान भी नहीं। ये दोनों बातें उसे इब्तिदाई तौर पर मशकूक ठहराने के लिए काफी थी, जबकि उसका गहरी नजरों से बार बार हमें घूरना अपनी जगह पर उसे हमारे लिए मुमकिना खतरा साबित करने के लिए काफी था। मैंने सोचा कि किशोर को भी अपने तखमीने से आगाह कर दूं, मगर फिर मैंने मजीद तस्दीक तक ये इरादा मुलतवी कर दिया। किशोर मुझे वहीं सूटकेस के पास खड़ा छोड़कर किसी स्टूल वगैरह की जस्तजू में इंतजार गाह के बाएं तरफ कोने में दिखाई देने वाले एक दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो उसके ख्याल में एयरपोर्ट वालों का कोई दफ्तर था। मैंने उसे रोकने की कोशिश न की। उसके जाते ही मैं अपनी छड़ी पर जोर डालकर खमीदा सी हालत में खड़ा हो गया।
उसने वापसी में ज्यादा देर न लगाई। वो खाली हाथ था और उसके चेहरे पर नुमाया खफगी भी उसकी नाकामी का हाल बता रही थी। उसने आते ही कहा, वो दफ्तर नहीं बाथरूम है बापूजी। मैंने किशोर की बात सुनकर मायूसी से सर हिलाया। इस दौरान में मेरी नजरें चोरी छुपे उचक्के मवालियों जैसी बुशर्ट में मलबूस मशकूक शख्स का मुसलसल जायजा ले रही थी। मुझे यकीन था कि हमारी गुफ्तगू उसके कानों तक पहुंच रही है, ताहम वो बेनियाजी का नाटक कर रहा था। तभी किशोर ने कहा, अब क्या करें बापूजी, आप इतनी देर कैसे खड़े रहेंगे? मैंने बूढ़ों वाली मखसूस झरझराती सी आवाज में कहा, अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है बेटा, यहाँ मेरे जैसे सैकड़ों भीगे नहरी जमीन के मालिक ठाकुर की भी कोई इज्जत नहीं। तुम ऐसा करो, मेरा सूटकेस उठाओ और सामने दीवार के साथ लगा दो, मैं उसी पर बैठ जाऊंगा। मैंने ये कहते हुए बुशर्ट वाले शख्स की कुर्सी के साथ दीवार की तरफ इशारा किया। किशोर ने इस बात में सर हिलाया और बिला तवक्कुफ सूटकेस उठाकर उस दीवार की तरफ चल पड़ा। मैं छड़ी के सहारे धीरे धीरे उसके पीछे चलता रहा। मेरी तवक्को के मुताबिक किशोर ने उस शख्स के पहलू में बमुश्किल 3 फुट के फासले पर दीवार के साथ लगाकर मेरा सूटकेस खड़ा कर दिया। मैं करीब पहुंचा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर सूटकेस पर बिठाकर कहा, जरा संभल कर पिताजी, ज्यादा हिलने जुलने से कहीं सूटकेस गिर न जाए, आपको चोट लग गई तो। मैंने गोया बुजुर्गों वाली हट धर्मी के साथ कहा, तुम फिक्र न करो, मैं अब इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, नहीं गिरूंगा। मेरी बात सुनकर किशोर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है आप बैठें, मैं आपके लिए कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। ये सुनकर मैंने झल्लाकर कहा, ये गोरे वाले ठंडी बोतलों के शौक अपने पास रखो किशोर, अगर हो सके तो अच्छी सी चाय पिला दो। मुझे बखूबी अंदाजा था कि मेरी नजर में मशकूक करार पाने वाला शख्स हमारी गुफ्तगू बगौर सुन रहा है। इससे पहले कि किशोर रवाना होता मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा साथ में पाव भर बिस्किट भी ले आना। मेरी तो खैर है, तुमने फ्लाइट छूटने के डर से मालीगांव से यहाँ तक लगातार 6 घंटे गाड़ी चलाई है, थकन के साथ साथ भूख भी लग गई होगी। किशोर ने मौद्दबाना लहजे में कहा, तुम मेरी फिक्र न करो बापूजी, हम देहात वाले यहाँ के शहरी बाबुओं की तरह इतनी जल्दी नहीं थकते। ये कहते हुए उसकी नजरें बिला इरादा मेरे पास ही कुर्सी पर बराजमान शहरी बाबू की तरफ उठ गईं। मुझे यकीन है किशोर मेरी तरह उसकी तरफ से मशकूक नहीं हुआ था, बल्कि उसने गालिबन महज मुझ जैसे बुजुर्ग के लिए जगह खाली न करने की नाराजगी की वजह से उसकी तरफ तंजिया नजरों से देखा होगा। मगर वो शख्स यकलख्त भड़क उठा और काले अंग्रेजों वाले मखसूस रौनक भरे लहजे में बोला, बकवास मत करो गंवार देहाती, अपने काम से काम रखो। उसने अपनी तरफ से गाढ़ी अंग्रेजी बोली थी और सिक्का बंद मुहावरों का इस्तेमाल किया था। मसलहत का तकाजा ये था कि फिलहाल उससे बात न बिगाड़ी जाए, मगर उसके लहजे की हकारत ने मुझे खामोश न रहने दिया। मैंने उससे भी ज्यादा खरी अंग्रेजी में कहा, जरा मुंह संभाल कर बात करो मिस्टर, मेरे बेटे ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, तुम क्यों अचानक भड़क उठे हो? कहीं ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाला मामला तो नहीं? वो गालिबन ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी बातें हम देहाती बाप बेटों के सर पर से गुजर जाएंगी और हम उसकी अंग्रेजदानी के रोब में आकर भीगी बिल्ली बन जाएंगे। मगर इस मुंह तोड़ जवाब ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए। उसने गड़बड़ा कर कहा, माफ कीजिएगा बुजुर्ग, मुझे शायद गलत फहमी हुई है, मैं समझा इन्होंने मुझे मुखातिब किया है। मैंने जवाब में नरम लहजे में गुजराती में कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम इन छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानते, वैसे भी हम गंवार या देहाती होने को गाली नहीं समझते। हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो क्या हुआ, हमारे बाप दादा तो चिट्टे अनपढ़ थे। रही देहाती होने की बात, मैं तालीम और उसके बाद काम के सिलसिले में 11 साल इंग्लिस्तान रह कर आया हूँ। वहाँ के सारे नवाब और रऊसा देहातों में ही रहते हैं और उसे बायसे फख्र समझा जाता है। मेरे ताबड़तोड़ हमलों ने उस शख्स की सुट्टी गुम कर दी, मगर मैं उसे संभलने का मौका देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मगर अपने देश में तो अपने यहाँ आने वाले बड़े से बड़े काबिल और दौलतमंद शख्स को हकीर गर्दानना एक रिवायत ही है। गोरों के मुल्क में भी अहमकाना मामला मौजूद है। तुमने अलोर रियासत के महाराजा और रोल्स रॉयस गाड़ियों वाला किस्सा तो सुना ही होगा। अच्छा खैर, पहले तुम अपना नाम बताओ। उसने जल्दी से कहा, मैं रघुवीर भक्त हूँ जी, मेरा घी का व्यापार है। मैंने कहा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई रघुवीर, मैं ठाकुर कृष्णदास हूँ और ये मेरा छोटा बेटा ठाकुर किशोरदास है। मालीगांव के करीब मेरी कोई 4.5 बीघे की जमींदारी है। मैं अपने गांव का सरपंच भी हूँ। अब आसपास के दर्जन भर गांव वालों के इसरार पर रियासती असेंबली के लिए कांग्रेस का टिकट लेने के लिए इंदिरा गांधी जी से मिलने दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे पता था कि इंदिरा गांधी का नाम उस निचले या ज्यादा से ज्यादा दरमियानी दर्जे के सरकारी एहलकार के लिए नॉकआउट पंच साबित होगा, और अगर उसने अपने जहन में हमारे बारे में कुछ शुकूक शुबहात पाले भी होंगे तो अब ये उन पर नजर सानी पर मजबूर हो जाएगा। उससे बराह रास्त टाकरे का असल मकसद यही था। मेरा अंदाजा फौरन ही दुरुस्त साबित हो गया। रघुवीर का लहजा यकलख्त फिदवियाना रंग इख्तियार कर गया। बोला, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ठाकुर कृष्णदास, आप यूं सूटकेस पर बैठे अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा करें आप मेरी कुर्सी पर आ जाएं।
मैं अपने और ठाकुर किशोर दास जी के लिए भी कहीं से कुर्सियों का बंदोबस्त करता हूँ। रघुवीर के बर्ताव में ये काया पलट देखकर किशोर की बातें खिल गईं। उधर इस दौरान में रघुवीर अपनी पेशकश के ऐन मुताबिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो चुका था। मैंने नीम दिलाना अंदाज में उसे ये कुर्बानी देने से रोकने की कोशिश की, मगर वो न माना और किशोर के ताउन से मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाकर दम लिया। चंद ही सानियों में मेरा सूटकेस भी कुर्सी के पहलू में मुंतकिल हो चुका था। मेरे कुर्सी पर बैठते ही रघुवीर ने अपनी बेताबी पोशीदा रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, वो आप अलोर रियासत के महाराजा और रोल्स रॉयस गाड़ियों वाले किसी किस्से का जिक्र कर रहे थे। वो क्या किस्सा था ठाकुर जी? रघुवीर का सवाल सुनकर मैंने कहा लगाकर कहा, ओ मैं तो वो बात भूल ही गया, मगर लगता है तुम्हें बहुत बेताबी है सुनने की। रघुवीर ने मेरे लहजे में तंज की झलक नजरअंदाज करके हाँ में गर्दन हिला दी। उधर किशोर ने भी इश्तियाक भरे लहजे में अपने बापू से वो किस्सा सुनाने की फरमाइश की। मैंने गर्दन अकड़ाते हुए अपना लहजा गंभीर बना लिया। कहा, बंटवारे से पहले अलोर रियासत राजस्थान की बड़ी रियासतों में शुमार होती थी, जिसके महाराजा जयसिंह की दौलत, बहादुरी और खुद पसंदी की पूरे हिंदुस्तान में धूम थी। मैंने तजस्सुस बढ़ाने के लिए तवक्कुफ करके उन दोनों की तरफ देखा और उनकी बेताबी से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, किस्सा लंबा है, मेरा ख्याल है मैं 4-6 जुमलों में सब बता देता हूँ, कहीं जहाज उड़ने का वक्त ना हो जाए। इस पर रघुवीर ने मुस्तरिब से लहजे में कहा, ऐसा जुल्म न करें ठाकुर जी, अभी बहुत वक्त है, आप फिक्र न करें, मैं आपके बगैर जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। वो रफ्ता रफ्ता अपनी असलियत उगल रहा था। ये इस बात की अलामत थी कि वो वाकई हमारे लिए अपने दिल को शक से पाक कर चुका है। ये बड़ी हौसला अफजा अलामत थी, क्योंकि मैं अब किसी ऐसी उलझन में फंसने का इरादा नहीं रखता था जिससे मेरी दिल्ली रवानगी खतरे में पड़ जाती। लिहाजा मैंने अपना लहजा खुशगवार बनाते हुए कहा, अच्छा चलो रघुवीर बेटा, तुम्हारी फरमाइश पर मैं जरा तफसील से सारा किस्सा सुनाता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि एक बार महाराजा अलोर जयसिंह लंदन के दौरे पर गए। वहाँ सरकारी सतह पर उनकी खातिर मदारत और रिहाइश के इंतजामात किए गए, मगर एक रोज वो अपनी आदत के मुताबिक सादा लिबास में अपने अमले के बगैर लंदन की सैर को निकले। घूमते घामते बॉन्डा स्ट्रीट पर पहुंचे तो वहाँ रोल्स रॉयस गाड़ियों का एक शोरूम नजर आया। वो अच्छी गाड़ियों के शौकीन थे, लिहाजा बेधड़क अंदर चले गए और नए मॉडल की सबसे महंगी रोल्स रॉयस की कीमत पूछी। उन दोनों को शायद आगे के वाक़े का कुछ अंदाजा हो चुका था, मगर उन्होंने खामोशी से मेरी बात आगे बढ़ाने का इंतजार मुनासिब समझा। मैंने मुस्कुराते हुए मानी खेज नजरों से रघुवीर को देखा और फिर कहा, उस वक्त शोरूम पर कोई बहुत ही नालायक सेल्समैन महाराजा से टकरा गया। उसे आम से लिबास में सांवले हिंदुस्तानी की ये जुर्रत एक आंख न भाई और निहायत बदतहजीबी से महाराजा को ये कहकर चलता किया कि तुम और तुम्हारी 7 पुश्तें दिन रात कमाएं तब भी इस गाड़ी की कीमत अदा नहीं कर सकते। ये सुनकर उन दोनों का मुंह ताज्जुब से खुले का खुला रह गया। मैंने उनकी हालत नजरअंदाज करके बात आगे बढ़ाई। कहा, ये तौहीन आमेज जवाब सुनकर महाराजा चुपचाप शोरूम से निकले और टैक्सी पकड़कर सीधे अपने लिए मुख्तस सरकारी मेहमान खाने जा पहुंचे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी के जरिए उसी शोरूम फोन करवाकर पैगाम पहुंचाया कि महाराजा ऑफ अलोर अपने लिए नए मॉडल की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, सौदे के लिए इस पते पर पहुंचे। बस जी, ये पैगाम पहुंचने के कोई आधे घंटे के बाद शोरूम का मुंतजिम महाराजा की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने 6 की 6 गाड़ियों की नकद कीमत हिंदुस्तान तक के किराए समेत अदा करके हुक्म सादिर किया कि उनके हिंदुस्तान वापस पहुंचने से पहले ये गाड़ियां अलोर में उनके विनय विलास महल पहुंचा दी जाएं। मैंने हाँपने का नाटक करते हुए चंद गहरे सांस भरे और फिर कहा, महाराजा अपनी रियासत वापस पहुंचे तो उनके हुक्म की तामील हो चुकी थी। उन्होंने शानदार गाड़ियों के उस बेड़े का मुआयना किया और फिर हुक्म दिया कि ये 6 की 6 गाड़ियां शहर की सफाई पर मामूर अमले के हवाले कर दी जाएं और उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी कि गाड़ियों के आगे पीछे 6-7 झाड़ू बांधकर इनसे शहर की सड़कों और गली कूचों की सफाई का काम लिया जाए। मेरी बात पूरी होते ही उन दोनों ने एक साथ कहका लगाया। फिर रघुवीर ने बेताबी से पूछा, फिर क्या हुआ ठाकुर जी? मैंने लापरवाही से कहा, होना क्या था, कुछ ही दिनों में झाड़ू लगाने पर मामूर रोल्स रॉयस गाड़ियों के दस्ते की धूम चारों तरफ फैल गई और आखिर लंदन के एक अखबार ने उन गाड़ियों की झाड़ुओं समेत तस्वीर के साथ खबर छाप दी। बस फिर क्या था, रोल्स रॉयस जैसी शाही शान वाली गाड़ी लोगों के लिए तफरीही मौजू बन गई। जहां से ये गाड़ी गुजरती लोग हंसते हुए इशारा करके कहते कि ये वही गाड़ी है ना जो हिंदुस्तान के कस्बे में कचरा साफ कर रही है। उसके साथ ही गाड़ी की फरोख्त कम हो गई और स्टॉक मार्केट में रोल्स रॉयस कंपनी के शेयर्स के दाम तेजी से गिरने लगे। रघुवीर एक बार फिर हंसा। मैंने कदरे तंजिया लहजे में उसे मुखातिब करके कहा, कुछ अंदाजा हुआ बच्चे, किसी की असलियत जाने बगैर गलत अंदाजा लगाने का कितना खतरनाक नतीजा निकल सकता है। उसने खिजालत के तासुरात के साथ हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, आप आगे बताएं ठाकुर जी, फिर क्या हुआ?
मैंने कहा होना क्या था। गोरे कारोबारी मामलात में बहुत होशियार हैं। उन्होंने फौरन अपना नुमाइंदा महाराजा के पास भेजकर कंपनी की तरफ से माफी मांगी और महाराजा की तौहीन पर नदामत के इजहार के तौर पर मजीद 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां उन्हें तोहफे के तौर पर भिजवाने का ऐलान किया। तब कहीं महाराजा का गुस्सा उतरा और उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस गाड़ियों पर बंधी झाड़ुएं भी उतारने का हुक्म दिया। अलौर रियासत के महाराजा जय सिंह और झाड़ू देने वाली रोल्स रॉयस गाड़ियों का किस्सा खत्म होने पर वो दोनों बहुत देर तक हंसते रहे। ताहम रघुवीर कुछ शर्मिंदा भी था, क्योंकि इस दौरान में किशोर वक्फे वक्फे से उसे देखकर नजरों ही नजरों में तजलील भी कर रहा था। गालिबन यही वजह थी कि रघुवीर हमसे कुछ ही देर के बाद चाय ठंडे का रस्मी अंदाज में पूछने के बाद इंतजार गाह से बाहर की तरफ चल दिया। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था कि वो खुफिया महकमे का अहलकार था, तो उसके इस तरह चले जाने का ये मतलब भी लिया जा सकता था कि वो हमारी तरफ से पैदा होने वाले इब्तिदाई शुकूक व शुबहात अपने जहन से निकाल चुका है और साथ ही गालिबन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस परवाज से मतलूबा मुजरिम यानी मेरी दिल्ली रवानगी का इम्कान खत्म हो चुका है, क्योंकि इंतजार गाह में डेरा जमाए बैठे रहने के दौरान में वो बाकी मुसाफिरों और उन्हें छोड़ने के लिए आने वाले अजीज व अकारिब का पहले ही जायजा ले चुका होगा। उधर किशोर सवालिया नजरों से कई बार मुझे देख चुका था। बिलाखिर उसने धीमे लहजे में मुझसे पूछा, यहाँ तो कोई पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे भाई जी। मैंने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। किशोर हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने उसकी हालत का लुत्फ लेने के लिए पूछा, पुलिस वाला तो चलो कोई नहीं है, ये बताओ कोई हमारा दुश्मन भी नजर आया या नहीं। उसने गहरी नजरों से इंतजार गाह में मौजूद अफराद का जायजा लिया, फिर पुरएतमाद लहजे में कहा, मैंने पहले भी गौर से देखा था, मेरे ख्याल में तो उनमें से कोई हमारे लिए खतरनाक नहीं है। मैंने उसकी खुशफहमी के परखचे उड़ाने के लिए रघुवीर के बारे में बताने का सोचा, मगर फिर इरादा मुलतवी कर दिया। मैं फैसला कर चुका था कि अब किशोर को अपने खतरनाक वाले बखेड़ों से रफ्ता रफ्ता अलग कर दूंगा। खामखा उस बेचारे की जिंदगी से खेलने का कोई फायदा नहीं। कहीं गेहूं के साथ पिस जाने के मिस्ताक ये बेकसूर न मारा जाए। बस एक बार इसके सहारे दिल्ली जाने वाले तैयारे में सवार होने का मौका मिल जाए। मैं दिल्ली पहुंचने के बाद इसकी जल्द अज जल्द अहमदाबाद वापसी का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि एयर इंडिया का एक कारिंदा इंतजार गाह में दाखिल हुआ और उसने गुजराती में ऐलान किया, दिल्ली जाने वाले तमाम मुसाफिर अपने टिकट लेकर एंट्री के लिए टिकट मैनेजर के ऑफिस में पहुंच जाएं। जिस मुसाफिर के टिकट की एंट्री नहीं हुई उसे जहाज में सवार होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये ऐलान सुनते ही मुसाफिरों में खलबली मच गई। उनमें से बहुत से लगभग दौड़ते हुए इंतजार गाह की तरफ बढ़े। मैंने भी जल्दी से अपना मुश्तरका टिकट किशोर की तरफ बढ़ा दिया। वो बर्क रफ्तारी से लगभग सबको पीछे छोड़ता हुआ इंतजार गाह की तरफ दौड़ा। मैंने सोचा कि यहीं बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करूंगा, मगर कुछ ही देर के बाद एक अनजाने से इस्तराब ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरा दिल चाहा कि मैं भी टिकट मैनेजर के दफ्तर में पहुंचूं। दरअसल किशोर की अब तक की कई मासूमाना मगर संगीन नताइज की हामिल गलतियों की वजह से मुझे उसकी तरफ से चौकन्ना रहने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल किशोर की अब तक की कई मासूमाना मगर संगीन नताइज की हामिल गलतियों ने मुझे उसकी तरफ से चौकन्ना रहने पर मजबूर कर दिया था। खुसूसन इस नाजुक मरहले पर मैं किसी बेएहतियाती का मुर्तकिब नहीं हो सकता था। लिहाजा कोई 5 मिनट के बाद मैं भी अपना सूटकेस घसीटते हुए मुसाफिरों के पीछे पीछे चल दिया। इंतजार गाह से निकलते ही मुझे पता चल गया कि उनका रुख टिकट घर की तरफ है। मैं धीरे धीरे उस तरफ चलने लगा। मैं जब टिकट घर के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम मुसाफिर टिकट संभाले एक राहदारी में दाखिल हो रहे हैं। मैं राहदारी में पहुंचा तो देखा कि सामने एक और निस्बतन छोटा हॉल मौजूद है, जिसमें चंद ही लोगों के बैठने का इंतजाम था। लिहाजा कोई 2.5 दर्जन मुसाफिर टिकट संभाले हॉल की पिछली दीवार के पास बिछी बड़ी सी मेज के अकब में बराजमान एक सूटेड बूटेड बिल्कुल गंजे अधेड़ उम्र शख्स को घेरे खड़े थे। यकीनन वही टिकट मैनेजर था। वो टिकट मैनेजर अंधाधुंध मुसाफिरों का टिकट लेता, उसका नाम पूछता और फिर एक रजिस्टर में इंदराज करके गालिबन टिकट पर सीट नंबर लिख कर वापस कर देता। किशोर भी टिकट थामे हुजूम में जगह बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता नजर आया। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा होकर ये तमाशा देखने लगा। बिलाखिर किशोर की बारी आ गई। उसने टिकट आगे बढ़ाया। टिकट मैनेजर ने उजलत में उससे नाम पूछा। किशोर ने अपना और अपने बापू का नाम बताया। टिकट मैनेजर ने जल्दी रजिस्टर में नाम लिखे और टिकट किशोर को थमाने लगा। मैं इत्मीनान का सांस लेने ही लगा था कि टिकट किशोर की तरफ बढ़ाते बढ़ाते उस मैनेजर ने हाथ रोक लिया और एक बार फिर टिकट पर गौर से देखा और अचानक कुर्सी से खड़ा हो गया। हमारा टिकट बदस्तूर उसके हाथ में था। फिर उसने गालिबन किशोर को कुछ देर इंतजार करने को कहा और लोगों की भीड़ चीरता हुआ अपनी तरफ मौजूद एक दरवाजे में दाखिल हो गया। ये सब देखकर यकलख्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिमाग में खतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। मैंने पलक झपकते में टिकट मैनेजर की इस अजीबोगरीब हरकत का तज्जिया किया। तमाम पहलुओं का बरकरफ्तारी से जायजा लेने के बाद मैंने एक नतीजा अखज कर लिया
جو ان حالات میں سب سے زیادہ قرین قیاس تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ نتیجہ یا اندازہ غلط بھی ثابت ہوتا تو ہمیں کوئی نقصان ہوتا، نہ ہمارے دلی پرواز کرنے میں کوئی خلل پڑتا۔ میرے پاس وقت نہ ہونے کے برابر تھا، لہٰذا میں فوری حرکت میں آ گیا۔ میں نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور تیزی سے مگر حد الامکان غیر محسوس انداز میں اس ہال سے نکل کر ٹکٹ گھر میں پہنچا اور پھر انتظار گاہ کی طرف چل دیا۔ ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی مسافر خصوصی طور پر میری طرف متوجہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ میں نے تیزی سے ٹکٹ گھر سے انتظار گاہ کا درمیانی فاصلہ طے کیا۔ اس کے بعد میں سیدھا اپنی پہلے والی نشست کی طرف بڑھا اور اپنا سوٹ کیس اس کی سابقہ جگہ سابقہ حالت میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں بظاہر اطمینان لیکن در حقیقت دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر انتظار گاہ کے دروازے کی طرف بڑھا اور اس احتیاط کے ساتھ ٹکٹ گھر کی عمارت کا جائزہ لینے لگا کہ لمحہ بھر میں خود کو اوٹ میں چھپا سکتا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اعصابی تناؤ بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر میرا انتظار ختم ہوا۔ مجھے ٹکٹ گھر کے دروازے سے کشور باہر نکلتا دکھائی دیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا تو گویا میرے تمام اندیشے اور خدشات غلط ثابت ہوئے۔ ٹکٹ مینیجر نے کسی خطرناک ارادے سے ہمارے ہوائی ٹکٹ نہیں روکے تھے، شاید کسی رسمی کارروائی کے لیے اندر اپنے دفتر میں لے کر گیا ہوگا۔ اگر کوئی سنگین مسئلہ ہوتا تو کشور کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہ مل پاتا۔ اس کی مطمئن چال بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے پرواز کرنے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی، مگر تبھی میری نظر ٹکٹ گھر کے پہلو والی دیوار میں کھلنے والے دروازے پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ اگلے ہی لمحے خطرے کا سائرن پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخنے لگا۔ میں نے اس خبیث رگھوویر کو وہاں سے جھانکتے دیکھا تھا۔ کچھ ہی ثانیوں کے بعد انتظار گاہ کی طرف بڑھتا کشور اس کی نظروں کے دائرے میں آ گیا۔ مجھے پلک جھپکتے میں اندازہ ہو گیا کہ وہ کشور کا ہی منتظر تھا۔ اس کی نظریں ٹکٹ اٹھائے خراما میری طرف بڑھتے کشور پر جمی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے خود کو مزید پوشیدہ کر لیا، تاہم میں نے سارے معاملے کا جائزہ لینا جاری رکھا۔ تبھی مجھے رگھوویر تیزی سے دروازے سے باہر نکلتا نظر آیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کشور پر نظریں جمائے رکھتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ سے کسی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی انتظار گاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران میں کشور انتظار گاہ کے دروازے سے بمشکل 20 گز کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ میں نے کشیدہ اعصاب کے ساتھ یہ سنسنی خیز مشاہدہ جاری رکھا۔ کشور دروازے سے کوئی 10 گز دور تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ رگھوویر نے کس کو اشارہ کیا تھا۔ وہ 3 مسلح اہلکار تھے، ایک حوالدار اور 2 سنتری۔ وہ چند قدموں کے فاصلے سے رگھوویر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ چلو اچھا ہوا یہ چوہے بلی کا کھیل کچھ آگے تو بڑھا۔ رگھوویر کے ہاتھ میں موجود تاش کے پتے بھی میری نظروں میں آ گئے اور اس کی چال بھی مجھے معلوم ہو گئی۔ اب اس چال کا توڑ مجھے سوچنا ہے، مگر فوری طور پر میرے پاس بمشکل آدھے منٹ کی مہلت ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تبھی کشور انتظار گاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ میں اس دوران میں چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کشور نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تعجب جھلکا۔ میں نے اجلت بھرے لہجے میں کہا، اچھا ہوا تم آ گئے چھوٹے بھائی، مجھے باتھ روم جانا ہے اور میں سامان اکیلا چھوڑنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ تم جا کر سوٹ کیس وغیرہ کے پاس بیٹھو، میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ بے فکر جائیے بھیا، میں سامان کے پاس موجود ہوں۔ ہمارے ٹکٹوں پر سیٹ الاٹ ہو گئی ہے اور بورڈنگ کی مہر بھی لگ گئی ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی بجائے محض اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس دوران میں میرے قدم انتظار گاہ کے آخری کونے میں دکھائی دینے والے طہارت گاہ کے دروازے کی طرف اٹھ چکے تھے۔ اب مجھے اجلت چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں اپنی عمر کے لحاظ سے ممکنہ حد تک تیز رفتاری سے بڑھ رہا تھا۔ میرے مشاہدے کے مطابق رگھوویر کو 3 پولیس والوں سمیت یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ میری بس یہی خواہش تھی کہ میں اس کی نظروں میں آئے بغیر طہارت گاہ تک پہنچ جاؤں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مجھے دیکھ بھی لیتا تو کچھ زیادہ فرق نہ پڑتا، میں رفع حاجت کے لیے ہی تو جا رہا تھا۔ اسے کیا پتا کہ میں اس کی تازہ سرگرمی سے واقف ہو چکا ہوں اور اس کا توڑ کرنے ہی طہارت گاہ جا رہا ہوں۔ میں طہارت گاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو ایک چھوٹے سے ہال میں دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ کوئی 5 فٹ اونچی دیواروں والے 7 حاجت خانوں کی قطار نظر آئی۔ ان سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جبکہ سامنے والی دیوار کے ساتھ بنے 4 واش بیسن کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا، یعنی اس وقت طہارت گاہ میں کوئی نہیں تھا۔ یہ صورتحال میری مرضی کے عین مطابق تھی۔ یہ بھی قوی امکان تھا کہ وہاں ان قریب کوئی مسافر آنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہ سارے طیارے میں سوار ہونے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ سامنے والے واش بیسن کے ساتھ موجود کھلی کھڑکی سے نظر آنے والا باہر کا منظر میرے اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں تیزی سے ایک باتھ روم میں داخل ہوا۔ مجھے اس میں ایک کموڈ نظر آیا۔
میں نے جلدی سے چٹخنی چڑھا کر دروازہ بند کیا اور بجلی کسی تیزی سے کموڈ پر چڑھ کر ساتھ والے باتھ روم میں اتر گیا۔ پھر میں تیزی سے طہارت گاہ کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا اور بہت احتیاط سے انتظار گاہ میں جھانکا۔ اگلے ہی لمحے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس مختصر سے وقفے میں مجھے رگھو ویر نظر آ گیا۔ وہ اس وقت کشور کے پاس کھڑا تھا اور ان دونوں کی نظروں کا رخ طہارت گاہ کے دروازے کی طرف ہی تھا۔ تاہم مجھے انتظار گاہ میں کسی پولیس والے کی جھلک دکھائی نہ دی۔ مجھے اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ رگھو ویر تینوں پولیس والوں کو انتظار گاہ میں ساتھ لانے کی بجائے شاید باہر دروازے کے قریب چھوڑا ہے۔ اس نے انہیں اپنی ہدایت کا انتظار کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ کشور اور رگھو ویر کے درمیان ہونے والی گفتگو کا اندازہ لگانا بھی میرے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ بلا شبہ اب رگھو ویر بےتابی سے طہارت گاہ سے میری واپسی کا منتظر تھا اور مجھے اس کا انتظار ختم کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔